द वायर के एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को 1 साल की सजा हुई है और साथ में 5,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत सालों से फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रहे थे और अब इस फेक न्यूज की फैक्ट्री के ऊपर फाइनली ताला लगना शुरू हो गया है। म्यूजिक। मैं बात कर रहा हूं रवि नायर की, जिसको कि 10 फरवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर के कोर्ट ने सजा सुना दी। अब ऊपर से आपको देखने में लग सकता है कि ये तो बस एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और एक कॉर्पोरेट हाउस के बीच का टसल चल रहा है, भाई डिफेमेशन केस चल रहा है। लेकिन जब आप पर्दों को हटाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ कोई एक मामूली सा डिफेमेशन का केस नहीं है, बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम की कहानी है। और जब एक प्यादा फंसा है तो उसके बाद से जो पूरा इकोसिस्टम है वो बिलबिला चुका है। ये व्यक्ति उस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है जो कि पिछले 5 सालों से इंडिया की इमेज को और इकोनॉमी को टारगेट कर रहा था। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मामला है वो आखिर शुरू कहां से हुआ था। कहानी शुरू होती है साल 2021 की शुरुआत में, जब रवि नायर ने ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट जिसका कि नाम अडानी वॉच है उसके लिए लिखना शुरू किया था। अब ये जो वेबसाइट है उसको स्पेसिफिकली अडानी ग्रुप के ऑपरेशंस के खिलाफ लिखने के लिए ही बनाया गया था। अब इस वेबसाइट के ऊपर रवि नायर ऑफशोर इन्वेस्टमेंट और सेल कंपनीज के बारे में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखा करता था। ऑफशोर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी कंट्री के बाहर इन्वेस्टमेंट करना, जहां पे या तो कानून ढीले हैं या फिर टैक्स बहुत कम है। और सेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कागज पे होते हैं। एक्चुअली में उनका ना तो कोई ऑफिस होता है, ना ही कोई ब्रांच होता है, ना ही ऐसा कोई कंपनी एग्जिस्ट करता है। और इन सेल कंपनीज का इस्तेमाल किया जाता है पैसे की हेराफेरी करने के लिए, पैसे यहाँ से वहां करने के लिए, ताकि जो एजेंसीज है उनको समझ में नहीं आए कि भाई पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो अब क्योंकि रवि नायर के पास एक प्लेटफॉर्म था, तो बिना किसी पुख्ता सबूत के रवि नायर ने यह लिखना शुरू किया कि अडानी ग्रुप जो शेल कंपनीज है उनका इस्तेमाल करके अपने ही शेयर के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर करके रवि नायर बार बार ये कह रहा था कि अडानी ग्रुप करप्शन कर रहा है। अब जब आप किसी कंपनी के ऊपर इस तरीके से हिट जॉब करते हैं तो भाई वो तो आपको जवाब देगी ही। तो रवि नायर को घसीटा जाता है कोर्ट में। अडानी एंटरप्राइजेज ने 2021 में अहमदाबाद में रवि नायर के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। लेकिन जो चीजें हैं यहाँ पे रुकती नहीं है, क्योंकि रवि नायर का जो एटीट्यूड है वो शुरुआत से ही लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ दिखता रहा है। जुलाई 2022 में कोर्ट ने रवि नायर के खिलाफ बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया था, क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। और ये दिखाता है कि रवि नायर एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर को कितना सीरियसली ले रहे थे। अच्छा, असली खेल तो तब शुरू होता है जब इसमें एंटी इंडिया फोर्सेस भी घुसने लगती है। ये जो रवि नायर है ये OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब हो सकता है आप पूछेंगे कि ये OCCRP क्या है भाई। OCCRP वही संस्था है जिसको कि जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और कुछ वेस्टर्न गवर्नमेंट्स फंड करती है। और जॉर्ज सोरोस वही बिलियनर है जो कि खुलेआम कह चुका है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना चाहता है और इंडिया के अंदर वो अपने हिसाब का डेमोक्रेसी चाहता है। अब इसके बाद आता है साल 2023। तो जनवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट निकाली थी जिससे कि अडानी ग्रुप के शेयर्स क्रैश हुए थे और इन्वेस्टर्स का करीबन $150 बिलियन का नुकसान हुआ था, तो उस रिपोर्ट का बेस भी OCCRP और रवि नायर का ही इन्वेस्टिगेशन था। और फिर इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करके हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाए थे। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि गिरते हुए शेयर मार्केट जो है उसका इस्तेमाल करके पैसे कमाना। इन शॉर्ट हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट का बेस था रवि नायर का जर्नलिज्म, जिसका इस्तेमाल करके हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करके अरबों रुपए कमाए। अच्छा, जब अडानी ग्रुप के शेयर्स क्रैश हो रहे थे तो उस समय पे रवि नायर बार बार ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर करके बार बार अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन और करप्शन का आरोप लगाया जा रहा था, ताकि जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर रवि चचा की लैंग्वेज में डर का माहौल बना रहे। अब आप पूछेंगे कि इसके कारण अडानी ग्रुप का लॉस हुआ ना, हमें क्या जाता है। इस चीज के कारण जो एक नॉर्मल इंडियन इन्वेस्टर था वो डर गया और डरने के बाद उन लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए, जिसके कारण कि उनको तो नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ हमारे देश को भी नुकसान हुआ। फिर इसके बाद अगस्त 2023 में एक सेकेंड वेव आई, जब रवि नायर ने अपने साथी आनंद मंगले के साथ मिलकर OCCRP के लिए एक और रिपोर्ट लिख दी। और इस बार इन लोगों ने ग्लोबल न्यूज़पेपर के साथ भी कोलैब किया था। द गार्जियन हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, तो इनके साथ भी कोलैबोरेट किया ताकि ये जो रिपोर्ट है इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक लेजिटिमेसी मिले। इस रिपोर्ट के अंदर इन लोगों ने अडानी फैमिली के इन्वेस्टर्स के साथ रिश्तों के ऊपर सवाल उठाए ताकि स्टॉक प्राइसेस वापस से रिकवर ही ना कर पाए। और जब पुलिस ने इनको समन्स भेजे तो इन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि भाई हमारे ऊपर जासूसी की जा रही है, पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके हमारी जासूसी की जा रही है, ताकि जो असली मुद्दा है उनको भटकाया जा सके। अब यहाँ पे एक और खतरनाक बात ये थी कि इनका निशाना सिर्फ कोई एक बिजनेसमैन नहीं था, सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं था, बल्कि इन लोगों ने इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर सवाल उठाए थे। अब सोचकर देखिए कि LIC के अंदर पैसा कौन डालता है। हमारे आपके जैसे लोग, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो LIC के अंदर अपने पैसे डालता है। लेकिन ये लोग चाहते थे कि हम जैसे लोग, हमारे आपके जैसे लोग जो है वो LIC के अंदर से अपना पैसा निकालना शुरू कर दे और जो LIC है वो बैंकरप्ट हो जाए और हमारे देश को नुकसान हो जाए। अच्छा, जब रवि नायर के जैसे लोग कानून के शिकंजे में कस जाते हैं तो इनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लेफ्टिस्ट सामने आ जाते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है जो कि रवि नायर जैसे लोगों को हर एक स्टेप पे बचाने की हर एक कोशिश करता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत
प्रशांत भूषण, जिसको कि लोग सोरोस क्लब का हिस्सा भी मानते हैं, वो खुलकर रवि नायर के सपोर्ट में आ जाते हैं। इसके अलावा सो कॉल्ड जर्नलिस्ट रवीश कुमार हो गए, आरफा खानम शेरवानी हो गई और सागरिका घोष जो कि टीएमसी से है, जिसका की पति राजदीप सरदेसाई है, वो लोग सामने आ जाते हैं और ये लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करके रवि नायर के रिपोर्ट्स को एम्पलीफाई करते रहते हैं। अच्छा, ये देखिए कि न्यूज क्लिक जैसे वेबसाइट जो कि खुद चाइनीज फंडिंग के आरोप में इन्वेस्टिगेशन फेस कर रही है, ये लोग बचाने आ जाते हैं रवि नायर को। ये लोग नैरेटिव बनाने लगते हैं कि देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर हमला हो रहा है, जबकि कोर्ट ने साफ कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है बल्कि ये क्राइम है। और फिर इसी सब मामले में सुनवाई होते होते जब 2026 पहुंचा तो 10 फरवरी 2026 को कोर्ट ने मान लिया कि रवि नायर के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है। जज ने यह भी कहा कि इनके ट्वीट्स की फ्रीक्वेंसी को देखकर यह पता चलता है कि ये कोई गलती से हुआ वाला मिस्टेक नहीं था, बल्कि ये एक डेलिब्रेट और सस्टेन्ड अटेम्प्ट था एक कंपनी को बदनाम करने के लिए। रवि नायर की टीम ने सोचा कि फेयर कमेंट के नाम पे अपने आप को बचा लेते हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। कोर्ट का यह भी कहना था कि सजा देखकर एक कड़ा संदेश देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे देश के अंदर ना लगातार होते रहती है। अच्छा, जैसे ही सजा सुनाई गई तो उसके बाद से इनका जो पूरा इकोसिस्टम वो फिर से एक्टिव हो गया। विजय थोट्टाथिल और मनदीप पुनिया जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पे ऊपर पूरा रोना शुरू कर दिया कि भाई मोदी के माफिया ने तो प्रेस को दबा दिया है। मतलब नरेंद्र मोदी ने एक माफिया पाला हुआ है और उस माफिया का सिर्फ एक काम है, दबाने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। वैसे अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भी इन ओसीसीआरपी के रिपोर्ट्स को बहुत बार रेफरेंस कर चुकी है। इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी अक्सर पॉलिटिकल अटैक्स करती हुई नजर आती है। इससे यह भी समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टी और जो फॉरेन फंडेड एनजीओ है उनका जो गठबंधन है वो कितना बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इस केस का जजमेंट हमें यह बताता है कि सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं वो किस तरीके से फॉरेन फंडेड जो एनजीओ होते हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेस होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की हर वो कोशिश करते हैं। साथ में हमारे देश के जो कॉर्पोरेट हाउसेस है उनको भी गिराने की कोशिश करते हैं ताकि इंडिया के अंदर जो एफडीआई यानी कि जो फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो सके। एफडीआई वो पैसा होता है जो कि बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उन्हें तो प्रॉफिट होता ही है, साथ ही साथ हमारा जो देश है वो भी ग्रो करता है। तो एक एग्जांपल सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो लोग जर्नलिज्म की आड़ में हमारे देश के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉरफेयर लड़ रहा है। और अब क्योंकि कोर्ट ने सजा सुना दिया है, एक अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी है, तो उम्मीद है कि आगे से इस तरीके के जो कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स होते हैं, जो हिट जॉब होते हैं, वो कम हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे।